हार्ट में जितने इवेंट अकर होते हैं उन सबको क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। यानी कि ईच बीट में, समझ रहे हो, 0.8 सेकंड में हार्ट के चारों चैम्बर में जितनी भी घटनाएं घटित होती, घटनाएं कौन सी घटित होगी, या तो कॉन्ट्रेक्शन होंगे या फिर रिट्रैक्शन होंगे, या तो रिलैक्सेशन होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, या तो सिस्टोल होगा या फिर डायस्टोल होगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, कार्डियक साइकिल। यही लिखा था आपने कार्डियक साइकिल में, क्या लिखा था बेटा, all event all event occurring during ये हार्ट बीट, ए हार्ट बीट कॉल्ड कार्डियक साइकिल, कॉल्ड कार्डियक साइकिल, राइट। हार्ट बीट यानी कि हार्ट बीट एक मिनट में कितनी होती है, 72 एवरेज, यानी कि एक मिनट में 72 टाइम से क्या होते हैं बेटा, कार्डियक साइकिल रन होती है। यहाँ तक आपको समझ में आया। हार्ट में जो बीटिंग्स होती है, हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन होते हैं, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होकर रिट्रैक्ट होता है, इसी को हम वन साइकिल बोलते हैं, राइट। यानी कि कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, इज कार्डियक साइकिल कंप्लीट कंप्लीट 0.8 सेकेंड। कितने सेकंड में कंप्लीट हो जाती है, 0.8 सेकेंड, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट, कार्डियक साइकिल मिलकर बनी होती है, तो उसको क्या लिखेंगे हम, कंसिस्ट ऑफ कार्डियक साइकिल। किससे मिलकर होती, कंसिस्ट ऑफ कार्डियक साइकिल। यानी कि कार्डियक साइकिल इस प्रकार से भी लिख सकते हो, कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ, यहां लिख सकते हैं हम, डैश लगा के लिख सकते हैं, कंसिस्ट ऑफ एट्रियम एट्रियम कॉन्ट्रैक्शंस, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शंस प्लस रिलैक्सेशंस, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन। फिर यहाँ पे डाल सकते हैं वेंट्रिकल वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन। यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम क्या बोलते हैं, ईच बीट में कार्डियक साइकिल बोलते हैं। यानी कि हार्ट के अंदर ईच बीट 0.8 सेकंड में जो कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्शन होता है, जो सिस्टोल एंड डायस्टोल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। याद रहेगा। यानी कि कार्डियक साइकिल किससे मिलकर बनी होती है, एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन से प्लस वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन से। एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्शन 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाते हैं, और वेंट्रिकल के भी रिट्रैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं, 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है, राइट। यहां तक आपको समझ में आया। क्योंकि कल भी मैंने बताया था कि जो एट्रियम होता है, राइट, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन क्या बोलेंगे, सिस्टोल। ये कितने सेकंड में हो जाता है, 0.1 सेकंड। 0.8 सेकंड में बेटा 0.1 सेकंड में, सेकंड कितना होता है, बहुत छोटा, और उसी का भी 0.1 सेकंड में एट्रियम क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट। यानी कि एट्रियम सिस्टोल हो जाते हैं बेटा, सिस्टोल इधर हुए 0.1 सेकंड में, और डायस्टोल होते हैं, डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन, रिलैक्स हो जाते हैं बेटा, रिलैक्सेशन कितने सेकंड में, 0.7 सेकंड में, राइट। यानी कि 0.1 सेकंड प्लस 0.7 सेकंड इक्वल टू कितना हुआ, 0.8 सेकंड। कितना हुआ, 0.8 सेकंड। ईच साइकिल कंप्लीटेड 0.8 सेकंड। देखो 0.8 सेकंड में कंप्लीट हुई कि नहीं। ठीक इसी प्रकार वेंट्रिकल में बेटा 0.8 सेकंड में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूं वेंट्रिकल, राइट, वेंट्रिकल्स। और इन दोनों के कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन से क्या मिलती है, कार्डियक साइकिल बनती है। बनती है कि नहीं बनती है।
यहाँ पर भी दो ही पार्ट, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रेक्शन और वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन। वेंट्रिकल के कॉन्ट्रेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सिस्टोल। क्या बोलेंगे? सिस्टोल। या फिर क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रेक्शंस। या तो सिस्टोल बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रेक्शन। और कितने सेकंड में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वेंट्रिकल्स? यानी कि 0 पॉइंट, याद रखना है क्वेश्चन नोट सेट में पूछा गया है, 0.3 सेकंड में। कितने सेकंड में? 0.3 सेकंड में। और वेंट्रिकल रिलैक्स होने में कितना टाइम लेता है? 0.5 सेकंड। डायस्टोल, डायस्टोल होने में कितना टाइम लेंगे? डायस्टोल को हम क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशंस। क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन, राइट। रिलैक्सेशन में कितना टाइम लेंगे? 0.5 सेकंड। कितना लेंगे? 0.5 सेकंड। देखो यहाँ पर 0.3 सेकंड प्लस 0.5 सेकंड इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.8 सेकंड। यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन में क्या लेते हैं? इक्वल टाइम लेते हैं। कितना? 0.8 सेकंड। यहाँ तक आपको समझ में आया? देन इसके बाद इधर देखो, ये क्या है? हार्ट है, राइट। क्या है? हार्ट। सभी जानकार होंगे इसे, है कि नहीं? यानी कि हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं? 4। यहाँ पर एक वाल प्रेजेंट होता है बिटवीन द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट, सॉरी राइट वेंट्रिकल, बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइकस। बिकॉज 3 कस होते हैं इसमें पर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड वाल। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? एक इधर होता है, इसको हम क्या बोलेंगे? बिस्कस्पिड वॉल या फिर बाइकस फिड वॉल बोलेंगे। या दूसरा नाम और अच्छा नाम है, इंपॉर्टेंट, क्या बोलेंगे? मिट्रल वॉल, नॉट मित्तल वॉल, राइट। मिट्रल वॉल। यहां तक आपको समझ में आया? देन आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ग्रेटर आर्टरी अराइज होती है। यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ग्रेटर आर्टरी क्या होती है? निकलती है, जो कि ऑल बॉडी को क्या करते हैं बेटा? ब्लड सप्लाई करने का काम करती। इस प्रकार से ग्रेटर आर्टरी निकलते हैं बेटा। और यहाँ पर जो वाल प्रेजेंट होता है इसको क्या बोलते हैं? एरोटिक वाल। एक इधर भी प्रेजेंट होती है, राइट। जैसे इधर एरोटिक वाल है, एरोटा है, इधर होता है कौन? राइट वेंट्रिकल में अराइज होते हैं बेटा पल्मोनरी आर्टरी। यहां तक आप समझ में आया? चलो बना लो पल्मोनरी आर्टरी भी। यानी कि एरोटा में जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड होता है। और पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड होता है। ये क्या है बेटा? पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पर इस प्रकार से, राइट, पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ तक आपको समझ में आया? यानी कि इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट। यानी कि जब हार्ट को कंडक्शन सिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मिलती है, तो इलेक्ट्रिकल पावर मिलने के बाद ये वेंट्रिकल क्या करते हैं? इस प्रकार से पंप करते हैं ईच बीट में। यानी कि बोथ वेंट्रिकल क्या करते हैं? पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के अंदर क्या करते हैं? ब्लड पंप कर देते हैं। यानी कि ईच कार्डिक साइकिल में जब ये क्या करेगा बेटा? पंप करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वेंट्रिकल्स, तो ब्लड पंप हो जाएगा एरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी में। क्योंकि लेफ्ट वाला तो किस में करेगा? एरोटा पे, और राइट वाला किसमें करेगा? पल्मोनरी आर्टरी में, राइट। ईच बीट के दौरान जितना ब्लड वेंट्रिकल के द्वारा एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी में पंप कर दिया जाता है, उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं बेटा स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? स्ट्रोक वॉल्यूम। यहां तक आपको समझ में आया? यानी कि ईच बीटिंग के दौरान बोथ वेंट्रिकल के द्वारा जितना ब्लड पंप कर दिया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोक वॉल्यूम। कभी कभी स्ट्रोक वॉल्यूम की डेफिनेशन होती है कि लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा एक बीट के दौरान, एक कार्डिक साइकिल के दौरान जितना ब्लड एरोटा में पंप कर दिया जाता है उस वॉल्यूम को स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, राइट। अगर राइट और लेफ्ट आपका मिल जाए ऐसे, तो स्ट्रोक वॉल्यूम किसको बोलते हैं? वेंट्रिकल के द्वारा ईच बीट में जितना ब्लड पंप किया जाता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन में आपका आ जाए कि सर राइट भी दे रखा है और लेफ्ट भी दे रखा है, आप किसे माने? क्योंकि एक में लिखा है कि राइट वेंट्रिकल के द्वारा पंप किया जाता है, उसे बोलेंगे क्या? एक में लिखा है कि लेफ्ट के द्वारा, लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा ब्लड पंप किया जाता है, उसे स्ट्रोक वॉल्यूम बोलेंगे क्या? जब दोनों ही ऑप्शन में प्रेजेंट हो तो मेन प्रायोरिटी देना किसको? लेफ्ट वेंट्रिकल को। क्योंकि मोर इंपोर्टेंट कौन? लेफ्ट वेंट्रिकल्स।
लार्जेस्ट कौन? लेफ्ट वेंट्रिकल। पंपिंग एक्शन मेन कौन करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल, बिकॉज बॉडी ऑल बॉडी में सर्कुलेशन के लिए कौन जिम्मेवार है? लेफ्ट वेंट्रिकल, है कि नहीं? इसलिए प्रायोरिटी किसको दोगे? लेफ्ट वेंट्रिकल को। किसको दोगे? लेफ्ट वेंट्रिकल को। आ गया समझ में आपको? यानी कि ईच बीट के दौरान वेंट्रिकल के द्वारा जितना ब्लड पंप कर दिया जाता है उस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। समझ रहे हो आप? ईच बीट के द्वारा, ईच कार्डिक साइकिल के दौरान वेंट्रिकल के द्वारा जितना ब्लड एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी में पंप कर दिया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोक वॉल्यूम। और एक बीट की बात कर रहा हूं, और एक बीट में कितना स्ट्रोक वॉल्यूम कितना पंप हो जाता है बेटा? यानी कि लगभग 70 ml। कितना हो जाता है? 70 ml हो जाता है बेटा, राइट? कितना हो जाता है? 70 ml। अब आप देख रहे होंगे कि 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम है, यानी ईच बीट के दौरान पंप किया है बेटा। किसमें? इसमें। समझ रहे हो आप? अब हार्ट बीट कितनी होती है पर मिनट? 72 होती है। 72 इंटू कितना कर दूं? स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी कि 70 इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 4050 ml, 5040 ml आएगा। यानी कि एक मिनट में बोथ वेंट्रिकल के द्वारा जितना ब्लड पंप कर दिया जाता है उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। यहां तक आपको समझ में आया? एक मिनट में बोथ वेंट्रिकल के द्वारा जितना ब्लड पंप कर दिया जाता है उसको क्या बोलेंगे? कार्डियक आउटपुट। ईच बीट के दौरान बोथ वेंट्रिकल के द्वारा जितना ब्लड पंप कर दिया जाता है उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर आपसे पूछे कि कार्डियक आउटपुट कैसे निकाले, तो कार्डियक आउटपुट निकालने का तरीका ये है कि हार्ट बीट को मल्टीप्लाई कर दो किसे? स्ट्रोक वॉल्यूम से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? कार्डियक आउटपुट। क्योंकि ईच बीट 0.8 सेकंड में कितना ml ब्लड पंप होता है? 70 ml। और कितनी बीटिंग चलते हैं नॉर्मल एडल्ट पर्सन के अंदर, हेल्थी पर्सन के अंदर? 72। 70 इंटू 72 इक्वल टू 5040 ml होगा। अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करें अप्रोक्स 5 लीटर, इतना ही हमारा कार्डियक आउटपुट होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट। यहाँ तक आपको समझ में आया? ये बात तो मैंने आपको पहले लिखवा दी है, तो ये तो कोई नई बात नहीं है, राइट? यहाँ तक आपको समझ में आया? इसको मैं मिटा दूं। एक बार फिर देखो, ऑल इवेंट अकर ड्यूरिंग हार्ट बीट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। ऑल इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग हार्ट बीट। बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे? हार्ट बीट भी लिखेंगे। ड्यूरिंग हार्ट बीट कॉल्ड cardiac cycle. Cardiac cycle completed 0.8 second. Important, very important, right? Cardiac cycle consists of atrium contractions or atrium relaxation plus ventricle contractions or ventricle relaxations. एट्रियम के कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकेंड। ठीक उतना ही टाइम किसमें लगेगा? वेंट्रिकल के कॉन्ट्रेक्शन एंड रिट्रैक्शन में, रिलैक्सेशन, राइट? ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं 0.1 सेकेंड में, डायस्टोल हो जाते हैं 0.7 सेकेंड में, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिस्टोल हो जाते हैं 0.3 सेकेंड में, और डायस्टोल यानी कि रिलैक्स हो जाते हैं 0.5 सेकेंड में। ये बात याद रहेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से, किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कभी कभी पूछा जाता है कि ईच एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन में कितना टाइम लगता है? 0.1 सेकेंड। वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन में कितना टाइम लगता है? 3 सेकेंड। याद रहेगा कि नहीं? 0.3 सेकेंड। देन इसके बाद अगला हेडिंग लिखो, स्ट्रोक वॉल्यूम। अगला हेडिंग लिखो बेटा, स्ट्रोक वॉल्यूम। हेडिंग डालो स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक साइकिल के बाद स्ट्रोक वॉल्यूम डालना है बेटा। क्या डालना है? स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम डालो बेटा हेडिंग। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? अमाउंट ऑफ ब्लड पंप। अमाउंट क्या बोलेंगे? बताओ बेटा। वेंट्रिकल के द्वारा एक बीट में जितना ब्लड पंप कर दिया जाता है उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रोक वॉल्यूम। तो यहाँ पर सीधा सा डेफिनेशन लिख सकते हो आप, ज्यादा घुमा फिरा के तो लिखने की आवश्यकता तो है नहीं, सीधा समझ लो। अमाउंट ऑफ
blood pump by ventricle during each beat is called stroke volume। अरे बोल सकते हैं कि नहीं? यानी कि अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग ईच बीट, एक बीट के दौरान जितना ब्लड वेंट्रिकल के द्वारा पंप कर दिया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? स्ट्रोक वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल, ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल, बेटा ईच भी लिख सकते हो या वेंट्रिकल्स भी लिख सकते हो, ड्यूरिंग ईच बीट, राइट, इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। यहां तक समझ में आया? ड्यूरिंग ईच बीट, बीट समझ रहे हो आप? हार्ट बीट को बोला है यहाँ पे, ये जो बीट है हार्ट बीट के लिए आया है। यहां तक आपको समझ में आया? ठीक, इसकी डेफिनेशन एक ये भी बनती है, अमाउंट, थोड़ा सा चेंज होगा, अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by left ventricle during each heartbeat is called stroke वॉल्यूम। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हो आप? या तो वेंट्रिकल पूछा जाए, बस ध्यान सिर्फ क्या रखना है? ईच बीट का ध्यान रखना है, ये ना बोलना। अगर यहाँ पर ईच बीट ना हो कि ईच मिनट आ जाता तो फिर ये स्ट्रोक वॉल्यूम ना हो कि क्या हो जाता बेटा? कार्डियक आउटपुट हो जाता। देखो यहाँ पर भी ईच हार्ट बीट दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? दे रही है ना। अगर ये दोनों ही आपको ऑप्शन में मिल जाए, ये ए ऑप्शन में मिल जाए, ये बी ऑप्शन में, बाकी में अदर जो भी है, तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे बेटा? ये वालों को देना। क्योंकि हार्ट का जो मेन चेंबर होता है वह कौन होता है बेटा? लेफ्ट वेंट्रिकल। बहुत सारे कहते हैं मैं तुम्हें मेरा हृदय का लेफ्ट वेंट्रिकल दे चुका हूं, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल समझ रहे हो आप? लेफ्ट वेंट्रिकल वो वेंट्रिकल है जिसके बिना हम जीने की सोच भी नहीं सकते हैं। बेटा बॉडी को चलाने के लिए वही रेस्पॉन्सिबल है। जब वो काम नहीं करता है ना तो बॉडी टिश्यू ऑर्गन को बेटा ब्लड सप्लाई नहीं होता है, क्योंकि ऑल बॉडी टिश्यू और सिस्टम को ब्लड सप्लाई करने का काम करता है बेटा कौन? लेफ्ट वेंट्रिकल। इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल अदर चैम्बर की तुलना में क्या होता है बेटा? थिक होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और मेन पंपिंग एक्शन करता है। यहां तक आया कि नहीं आया समझ में? अब आपसे पूछा जाए, अब मैं आपसे पूछूं कि नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम बेटा, नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम ऊपर लिख रहा है, ऊपर लिख रखा है, कितना होगा? 70 ml। यानी कि ईच हार्ट बीट के दौरान वेंट्रिकल के द्वारा जितना ब्लड एरोटा में पंप कर दिया जाता है, एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी में, उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोक वॉल्यूम। बेटा इनको प्लस करके नहीं बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं। यानी कि एक इधर स्ट्रोक वॉल्यूम, उधर का भी स्ट्रोक वॉल्यूम ही होता है, राइट। इसलिए ईच वेंट्रिकल भी लिखते हैं कभी कभी, तो यहाँ पर बाई ईच वेंट्रिकल भी आप लिख सकते हो, कंफ्यूजन मत होना। आप ये समझे कि सर 35 राइट ने किया और 35 लेफ्ट ने किया, ऐसा तो नहीं है। नहीं बेटा, ईच बीट में 70 ml राइट एट्रियम करता है, तो 70 ml ही कौन करता है बेटा? लेफ्ट एट्रियम करता है। समझ रहे हो आप? इन दोनों को मिला के नहीं जोड़ रहा है, सेपरेटली बोला है स्ट्रोक वॉल्यूम। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए मेन प्रायोरिटी किसके देंगे? लेफ्ट की। क्यों देंगे? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल्स बेटा ब्लड सप्लाई करता है ऑल बॉडी सिस्टम की ओर, क्योंकि राइट वाला तो सिर्फ प्यूरिफिकेशन में काम आता है। ब्लड पंप किया पल्मोनरी आर्टरी में, चला गया लंग्स में, प्यूरिफाई हुआ, वापस आ गया लेफ्ट एट्रियम पे, है कि नहीं? अरे आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपसे पूछा जाए कि हार्ट बीट कैसे निकालेंगे आप, हार्ट बीट यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो आप स्ट्रोक वॉल्यूम ऐसे भी निकाल सकते हो, स्ट्रोक वॉल्यूम, राइट।
एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के हिसाब से निकाल सकते हो स्ट्रोक वॉल्यूम। कैसे? यानी कि एक स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल टू एंड सिस्टोलिक प्रेशर, एंड सिस्टोलिक प्रेशर बोल दीजिएगा या वॉल्यूम बोल दो, अच्छा रहेगा आपको। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम। यानी कि सिस्टोलिक एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम से माइनस कर दो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को, तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा? बचा हुआ स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास। याद रखना जो आपका सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है, सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है 130 ml। कितना होता है? 130 ml। क्या होता है? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है, रख लेना। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 130 ml होती है। और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम यानी कि सिस्टोलिक वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस दौरान प्रेजेंट होता है, और जब हार्ट रिलैक्स होता है उस दौरान जो वॉल्यूम प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। तो इधर देखो, यानी कि सिस्टोलिक कितना है? 130। डायस्टोलिक कितना होगा बेटा? क्योंकि ईच बीच में 70 ml तो बाहर निकल जाता है, तो 70 माइनस कर दो बेटा, तो कितना बचा? 60 है कि नहीं? 130 में से आपने 60 माइनस किया तो कितना बचेगा? अरे 70 बचेगा कि नहीं? देखो इधर 30 निकाल देते हैं, 100 में से 40 60 गए तो कितना बचा? 40, और 30 उधर निकाला, 40 प्लस 30 कितना हुआ? 70। तो 70 ml बेटा क्या आ गया? स्ट्रोक वॉल्यूम। आया कि नहीं आया स्ट्रोक वॉल्यूम? अगर आपसे पूछा जाए कि कार्डिक आउटपुट कैसे निकालेंगे, कार्डिक आउटपुट सिंपल है, इस प्रकार से आप कार्डिक आउटपुट निकाल सकते हो। यानी कि इस फॉर्मूला के दौरान स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, राइट। यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है बेटा? कार्डिक आउटपुट निकालने का फॉर्मूला, किसका निकालने का फॉर्मूला? कार्डिक आउटपुट को निकालने का फॉर्मूला। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? स्ट्रोक वॉल्यूम है बेटा 70 ml। कितना है? 70 ml। हार्ट रेट कितनी होती है? 72। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 5040, राइट, ml। ये क्या आ गया? अपना कार्डिक आउटपुट। यानी कि 1 मिनट में हार्ट जितना ब्लड पंप कर देता है उसको क्या बोलेंगे बेटा? कार्डियक आउटपुट। और 1 मिनट में बेटा हार्ट कितना ब्लड को प्यूरिफाई कर दे, कितना ब्लड को पंप कर देता है? 540 ml, लगभग 5 लीटर। 5 लीटर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू 1 मिनट में कहां चला जाता है? एरोटा में, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में, और ठीक उतना ही किधर चला जाता है? लंग्स में। यानी कि 1 मिनट में आपका जो ब्लड है वो कितना प्यूरिफाई हो जाता है बेटा? 5 लीटर। इसलिए एक बात ध्यान से सुनना सभी, क्योंकि सभी यंगेस्ट हो, जवान हो, कोई ओल्ड एज में तो है नहीं। यानी कि पूरे दिन पे तो 24 आवर्स का 1 डे होता है, यानी कि एक दिन में मॉर्निंग का टाइम मोर सुटेबल होगा देन द अदर टाइम। यानी कि पर डे आपको लगभग 8 मिनट रनिंग करना चाहिए। कितना मिनट? 8 मिनट रनिंग करना चाहिए रोज अर्ली मॉर्निंग में। 8 मिनट रनिंग करोगे, फायदा क्या होगा कि 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 कितना हुआ? अरे मल्टीप्लाई करो, 8 मतलब 8 गुणा 5 को, 8 इंटू 5 को कितने हुए बेटा? 40। 3 जीरो लगा दो, ml में कन्वर्ट हो जाएगा। लगभग 40,000 लीटर आपका ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा, फ्रेश ऑक्सीजन मिल जाएगी। कितना? 40,000। अब फायदा देखो, जब आपके अंदर ऑक्सीजन मिलेगी तो आपका ऑक्सीडेशन अच्छा रहेगा, आपकी स्किन ग्लो हो जाएगी। सब मोस्ट इंपोर्टेंट, दाग धब्बे हट जाएंगे आपके रनिंग से। सर कैसे पॉसिबल है? करके देखो। दूसरा, हार्ट मजबूत होगा, कार्डियक प्रॉब्लम क्या होगी बेटा? दूर भाग जाएगी। तीसरा, लंग्स मजबूत होगा, लंग्स की जो जितनी भी प्रॉब्लम है सब क्या हो जाएगी बेटा? ओवरकम। और जो लंग्स आपका नॉन फंक्शनल था, क्योंकि लंग्स तो उतना काम करता है जितना बॉडी को डिमांड होता है। जब आप रनिंग करोगे तो लंग्स खुलता है कि नहीं खुलता? अरे जब आप नई नई बाइक लाते हो, तो जब बाइक लाते हो, स्कूटी लेते हो, तो वो एवरेज कम देती है, माइलेज कम देती है।
फिर कंपनी वाले से बोलते हैं साहब बहुत पेट्रोल खा रही है, वो बोलता है अरे इंजन को खुलने दे, चला गाड़ी को चला 1000-1500 किलोमीटर चला, सर्विस करा, उसके बाद फिर क्या होगा बेटा, आपका एवरेज माइलेज निकलेगा, है कि नहीं। तो चलाने का मीन्स ये है कि आप दौड़ो, रनिंग करो, हार्ट खुलेगा, खुलेगा तो बेटा माइंड भी खुलेगा, क्योंकि हार्ट का कनेक्शन किससे है, माइंड से। माइंड अफेक्ट देन द बॉडी अफेक्ट, बॉडी अफेक्ट देन द माइंड अफेक्ट, है कि नहीं। अगर आपकी बॉडी अफेक्ट है तो माइंड भी अफेक्ट होगा, अगर माइंड अफेक्ट है तो बॉडी भी अफेक्ट होगी। दोनों को क्या रखना है, पैरेलल रखना है, समझ रहे हो आप। क्योंकि जितना शरीर के लिए खाना चाहिए उतना ही ब्रेन के लिए, माइंड के लिए फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए बेटा, और पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। आप रनिंग करने जा रहे हो, किसी ने बोल दिया कि कौन सा तो आर्मी ऑफिसर बन जाए, अरे बने या ना बने उसके लिए थोड़ी जा रहे हो आप अपने फायदे के लिए जा रहे हो ना, कि हमें बॉडी को क्या रखना है, हेल्दी रखना है, सबसे अच्छा है। और जिसके मैरिज पास में आ रही हो, तो अच्छा सा 6 मंथ बिफोर, जैसे 6 मंथ आफ्टर मैरिज है, 6 मंथ बिफोर आपकी स्किन को ग्लो करना है, तो मैक्सिमम फ्रूट ले लो, वाटरमेलन, हाँ, खरबूजा,